तो आज की हमारी जो पड़ताल है वो हमें ले जाती है नवंबर 1947 में। कश्मीर घाटी में। हाँ, कश्मीर घाटी में, जहाँ हिमालय की वो शांत वादियां है ना, वहाँ असाधारण वीरता और बलिदान की एक कहानी लिखी गई। ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की। और आज हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक 24 साल के अफसर ने, वो भी एक टूटे हाथ के साथ, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। सही बात है। ये उस दौर की कहानी है जब एक नया नया आजाद हुआ देश अपनी पहचान और अपनी सीमाओं के लिए जूझ रहा था। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि बडगाम के लड़ाई में जो हुआ उसने आने वाले कई दशकों के लिए भारतीय सेना के चरित्र की नींव रखी। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को जड़ से समझते हैं। ये टकराव शुरू कहाँ से हुआ? हमारे स्रोत ऑपरेशन गुलमर्ग का जिक्र करते हैं, जो अगस्त 1947 में शुरू हुआ। ये क्या था? देखिए, ऑपरेशन गुलमर्ग असल में कश्मीर पर कब्जा करने की एक सोची समझी पाकिस्तानी साजिश थी। अच्छा। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये महाराजा हरि सिंह के साथ हुए स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का सीधा सीधा उल्लंघन था। इस ऑपरेशन के तहत लगभग 1000 कबायली लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई। 1000? हाँ, और ये वो लोग थे जिन्हें पहाड़ी दर्रों और स्थानीय भूगोल की गहरी समझ थी। तो मतलब उनका मकसद सिर्फ घुसपैठ करना नहीं था, उनके लक्ष्य क्या थे? उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। वो कश्मीर में अंदर तक घुसकर विद्रोह भड़काना चाहते थे, स्थानीय सरकार को उखाड़ फेंकना, और सबसे जरूरी श्रीनगर हवाई अड्डा। बिल्कुल, श्रीनगर हवाई अड्डे जैसे सामरिक ठिकानों पर कब्जा करना। सोचिए, अगर हवाई अड्डा उनके हाथ लग जाता तो भारत के लिए अपनी सेना को कश्मीर भेजना लगभग नामुमकिन हो जाता। वो एक झटके में पूरी घाटी पर नियंत्रण कर सकते थे। और ये हमला हुआ 22 अक्टूबर को, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर दस्तखत किए। जी। और उसके ठीक अगले दिन 27 अक्टूबर को भारत ने अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। मुझे एक बात इसमें बड़ी दिलचस्प लगी कि सैनिकों को हवाई जहाजों से भेजा गया। हाँ, क्योंकि उस समय जमीन का जो एकमात्र रास्ता था पठानकोट से होकर, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। अच्छा। तो तेजी से पहुंचने का एक ही जरिया था हवाई मार्ग। और यहीं पर मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी का आगाज होता है। 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डी कंपनी मेजर शर्मा की कमान में, हाँ, उनकी कमान में श्रीनगर पहुंची। और यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जो किसी को भी हैरान कर दे। मेजर शर्मा लड़ाई के लिए मतलब फिट नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। उनके बाएं हाथ पर हॉकी खेलते हुए चोट लगी थी और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। हाँ। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कंपनी के साथ जाने की जिद की। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी मिसाल है। जब उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें आराम करने को कहा तो उनका जवाब था, मैं अपने आदमियों को किसी और से बेहतर जानता हूँ, और अगर वे लड़ाई में जा रहे हैं तो वे मेरे बिना नहीं जाएंगे। ये सिर्फ भावना में कही गई बात नहीं थी, ये एक लीडर का अपनी टीम के प्रति गहरा विश्वास और वो जिम्मेदारी का एहसास था। मैं ये सोच रहा था कि एक सैनिक के घर में पले बड़े होने का उन पर क्या असर पड़ा होगा। उनके पिता खुद मेजर जनरल थे। बहुत गहरा असर था। उनका पूरा परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा था। पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के अलावा उनके भाई और बहन भी सेना में थे। अच्छा, पूरा परिवार ही? हाँ, और कहा जाता है कि बचपन में वो अपने दादाजी से महाभारत और गीता की कहानियां सुनते थे, खासकर अर्जुन के कर्तव्य निष्ठा वाले हिस्से। तो कर्तव्य और बलिदान के ये संस्कार उनमें बहुत गहरे थे। और उनकी ट्रेनिंग भी बेहतरीन थी। पहले नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में और फिर ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था, है ना? हाँ, बर्मा में अराकान अभियान के दौरान वहाँ भी उनकी बहादुरी के चर्चे थे, जिसके लिए उनका नाम मेंशन्ड इन डिस्पैचेस में आया था। एक मिनट, मेंशन्ड इन डिस्पैचेस, इसका मतलब क्या होता है? ये कोई मेडल है? ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसका मतलब है कि लड़ाई के बाद जब आधिकारिक रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें किसी सैनिक की असाधारण बहादुरी का खास तौर पर जिक्र किया जाता है। अच्छा। ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना है कि इस सैनिक ने कुछ बहुत ही साहसी काम किया है। तो ये दिखाता है कि मेजर शर्मा में असाधारण नेतृत्व के गुण पहले से ही मौजूद थे। तो मेजर शर्मा अपनी प्लास्टर लगी बांह के साथ श्रीनगर पहुंच गए, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। सब कुछ 3 नवंबर 1947 को आके टिक गया। बिल्कुल। उस दिन घाटी में एक अजीब सी, मतलब अप्राकृतिक खामोशी थी।
मेजर शर्मा की डी कंपनी को बडगाम गांव के पास गश्त के लिए भेजा गया। अब बडगाम कोई आम गांव नहीं था, उसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण थी। नेतृत्व करता वो हवाई अड्डे पर आने जाने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। इसलिए हवाई अड्डे को सुरक्षित रखने के लिए बडगाम पर कब्जा रखना भारतीय सेना के लिए बेहद जरूरी था। और दुश्मन को भी ये बात पता थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत चालाकी से काम लिया। बड़ी तादाद में एक साथ आने के बजाय वे आम कश्मीरियों के भेस में छोटी छोटी टुकड़ियों में बडगाम के घरों में छिप गए, ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, दोपहर तक भारतीय गश्ती दल को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। एक एक करके कंपनियां वापस बेस लौटने लगी। तो दुश्मन ने सही मौके का इंतजार किया होगा कि ज्यादातर सैनिक चले जाएं, ताकि वे बची हुई सबसे छोटी टुकड़ी पर हमला कर सकें। ये एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल, ये एक क्लासिक घात थी, एम्बुश। और किस्मत से या बदकिस्मती से वो आखिरी टुकड़ी मेजर शर्मा की डी कंपनी थी। के करीब भारतीय सैनिक बचे हैं। उन्होंने 3 तरफ से हमला बोल दिया। यहीं पर हालात बिगड़ना शुरू होते हैं। एक तरफ मेजर शर्मा के 90 सैनिक और दूसरी तरफ कितने हमलावर थे? हमारे स्रोतों के मुताबिक लगभग 500 से 700 कबायली लड़ाके। 500 से 700? जी। यहाँ असली चौंकाने वाली बात हमले का तरीका नहीं बल्कि उसका पैमाना था। ये लगभग 7 के मुकाबले 1 का अनुपात था। बाप रे। मेजर शर्मा को 1 सेकंड में समझ आ गया कि ये सिर्फ उनकी कंपनी पर हमला नहीं है, ये श्रीनगर पर कब्जा करने की कोशिश है। अगर दुश्मन उन्हें पार कर गया तो हवाई अड्डा अगला निशाना होगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया? उनकी रणनीति क्या थी? उन्होंने तुरंत 2 काम किए। पहला, उन्होंने ब्रिगेड मुख्यालय को दुश्मन की संख्या और स्थिति की सटीक जानकारी दी और हवाई मदद मांगी। दूसरा, उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी को दुश्मन को उलझाए रखने का आदेश दिया ताकि मदद आने तक दुश्मन आगे न बढ़ पाए। और यहीं उनके असाधारण साहस का एक और अध्याय शुरू होता है। वो क्या था? जब भारतीय वायुसेना के विमान मदद के लिए पहुंचे तो नीचे से उन्हें दुश्मन के सही ठिकानों का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। अच्छा। भारी गोलीबारी के बीच मेजर शर्मा खुद खुले मैदान में भागे और जमीन पर कपड़े के पैनल बिछाए ताकि पायलटों को सही टारगेट का सिग्नल मिल सके। एक टूटे हाथ के साथ चारों तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच खुले मैदान में जाना, क्या ये बहादुरी थी या एक तरह का जुआ? मतलब कोई और विकल्प नहीं था उनके पास? ये एक सोचा समझा जोखिम था। वो जानते थे कि अगर हवाई हमला सटीक नहीं हुआ तो उनकी कंपनी वैसे भी नहीं बचेगी और हवाई अड्डा भी हाथ से निकल जाएगा। सही बात है। ये उस लीडर की पहचान है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे मिशन की कामयाबी के बारे में सोचता है। हवाई हमलों से दुश्मन को कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि हमला रुका नहीं और जमीन पर लड़ाई जारी रही। हाँ, और मेजर शर्मा एक पल के लिए भी नहीं रुके। वो लगातार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर भागते रहे, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे, उनके लिए गोलियां जुटाते रहे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि वो अपने एक हाथ से लाइट मशीन गन के लिए मैगजीन भर भर के गनर्स को दे रहे थे। सोचिए उस दृश्य को, एक हाथ प्लास्टर में और दूसरे से वो अपनी टीम को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी होगी, डी कंपनी के पास गोला बारूद भी खत्म होने लगा होगा। बिल्कुल, हालात बहुत नाजुक हो गए थे। जब ब्रिगेड मुख्यालय को ये पता चला तो उन्होंने मेजर शर्मा को पीछे हटने की सलाह दी ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन मेजर शर्मा ने उन्होंने जो रेडियो पर जवाब दिया वो भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गया। उनके आखिरी शब्द? हाँ, उनके आखिरी शब्द थे, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर है, हमारी संख्या बहुत कम रह गई है, हम पर चारों तरफ से भयानक गोलीबारी हो रही है, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। उन शब्दों में सिर्फ जिद नहीं, एक मकसद भी सुनाई देता है, जैसे वो कह रहे हो कि नतीजा चाहे जो भी हो, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और यही कहने के कुछ ही मिनट बाद जब वो एक खाई में झुके हुए एक मशीन गन चलाने वाले की मदद कर रहे थे, तभी एक मोर्टार का गोला सीधे उनके पास गिरा। ओह! वो वहीं शहीद हो गए। मेजर सोमनाथ शर्मा सिर्फ 24 साल के थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उनका बलिदान व्यर्थ गया? बिल्कुल नहीं, यहीं पर उनके नेतृत्व का असली असर दिखता है। इसे लीडर्स इंटेंट कहते हैं, जो आज भी सेनाओं में पढ़ाया जाता है। लीडर्स इंटेंट? जी। मेजर शर्मा ने अपनी टीम को सिर्फ एक आदेश नहीं दिया था, उन्होंने एक मकसद दिया था, एयरपोर्ट को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए उनकी शहादत के बाद भी उनके सैनिक लड़ते रहे।
वो मकसद जिंदा था। यानी उनके ना रहने पर भी उनकी प्रेरणा काम कर रही थी। हाँ, उनके शहीद होने के बाद भी डी कंपनी 1 घंटे से ज्यादा तक अपनी जगह पर डटी रही। कुल मिलाकर उन्होंने दुश्मन को 6 घंटे से ज्यादा रोके रखा। 6 घंटे? जी। इस देरी ने भारतीय सेना को पंजाब से और फौजी टुकड़ियां बुलाने का वो जरूरी वक्त दे दिया जिसकी सख्त जरूरत थी। जब तक नई टुकड़ियां पहुंची तब तक डी कंपनी ने दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि उनकी हिम्मत टूट गई। और लड़ाई का अंतिम नतीजा क्या रहा? मेजर शर्मा और उनके लोगों के इस वीरतापूर्ण प्रतिरोध ने दुश्मन को पस्त कर दिया। उनके 300 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जिसमें उनका एक कमांडर भी शामिल था। डी कंपनी के बलिदान और मेजर शर्मा के नेतृत्व ने सच में श्रीनगर और पूरी कश्मीर घाटी को भारत के लिए बचा लिया। और इसी असाधारण बहादुरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और वो इसे पाने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी साइटेशन में उनके साहस का सार लिखा है। असल में साइटेशन वो आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें लिखा जाता है कि किसी सैनिक को कोई सम्मान क्यों दिया जा रहा है, उनकी बहादुरी का सार क्या था। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा है, उनका नेतृत्व, वीरता और दृढ़ रक्षा ऐसी थी कि उनके लोगों को 6 घंटे तक 7 के मुकाबले 1 से दुश्मन से लड़ने की प्रेरणा मिली, जिसमें से 1 घंटा इस बहादुर अधिकारी के मारे जाने के बाद का था। 1 घंटा उनके मारे जाने के बाद भी? जी, ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। उनकी मौजूदगी और उनकी याद दोनों ने सैनिकों को लड़ने की ताकत दी। ये वाकई में अविश्वसनीय है। बिल्कुल। मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम आज भी देशभक्ति और प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की सम्मान दीवार पर उनका नाम अंकित है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी की क्या कीमत चुकाई गई है और इस देश की मिट्टी के लिए कैसे कैसे बलिदान दिए गए हैं। तो संक्षेप में कहें, आज हमने सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं सुनी, हमने एक युवा अधिकारी के अटूट नेतृत्व को समझा, असंभव परिस्थितियों में एक छोटी सी कंपनी की अविश्वसनीय बहादुरी को देखा, और एक ऐसे बलिदान के असर को जाना जिसने श्रीनगर को बचाया और भारतीय सेना के लिए वीरता का एक नया पैमाना तय किया। और अंत में हमारे स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता इस पर विचार करें। सवाल है, मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो मूल्य दिखाए, साहस, कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और आत्म बलिदान, उन मूल्यों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अपने कामों में कैसे अपना सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास की इस कहानी को हमारे आज से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।